वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें हम जानेंगे कि यूरोप में कहाँ से जो फ्रांसीसी क्रांति है स्थापना क्यों हुई, क्या कारण थे। इसमें थोड़ा सा लॉर्ड नेपोलियन के बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम चैप्टर को आगे पढ़ते चले जाएंगे तो ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में इसमें से काफ़ी मात्रा में पूछा भी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार। ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसके जरिए लोगों का क्या चाहा जा रहा था, लोग क्या इच्छा रखते थे इस क्रांति के जरिए, इसमें यह बताना है। ठीक है, सुनिएगा। 1789 ईस्वी में यह क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है, तारीख को विशेष रूप से याद रखिएगा। ये तारीख जो है काफी इम्पोर्टेंट होती है। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी कब हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 1789 की ईस्वी में हुई थी। और इस पर क्या था? निरंकुश राजा का शासन था। जो इस क्रांति जब हुई थी, ये क्यों हुई थी? इसके लिए हुई थी क्योंकि यहाँ पर निरंकुश राजा का शासन था। अब निरंकुश क्या होता है? निरंकुश एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि राजा या जो उस समय सत्ता में है, मतलब जो शासन कर रहा है, वह केवल अपनी ही मन की करे और दूसरों की बातों को विशेष रूप से दर्जा ना दे। उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे निरंकुश शासन व्यवस्था। ठीक, तो समझ में आया? निरंकुश राजा का शासन था। ठीक, फ्रांस में पितृभूमि और नागरिक का सम्मान। जो फ्रांसीसी क्रांति के जो लोग थे और उसमें जो लोग निवास कर रहे थे, ज्यादातर हम कहते हैं राष्ट्र का विचार जो था वो क्या था? वो चाहते थे कि फ्रांस में पितृभूमि और नागरिक सम्मान का सम्मान होना चाहिए। पितृभूमि मतलब होता है ऐसी जमीन जायदाद जो हमारे बाप दादाओं की है और उस पर कोई आकर दूसरा शासन करने लगे। यह जो फ्रांस के लोग थे यह नहीं चाहते थे। और क्या चाहते थे? ये अपने लिए सम्मान चाहते थे। ठीक, और इन्होंने एक क्रांति जब स्थापना की, हम कहें फ्रांसीसी क्रांति जो उस समय स्टार्ट हुई, तो उन्होंने कुछ बातें सोची और उसमें क्या एक काम का कराया, इन्होंने नया झंडा बनाया। नया झंडा क्यों बनाया? क्योंकि उस समय जो शासन व्यवस्था थी उस हम कहें जिले या उस छोटे से राज्य का अपना झंडा, अपना राजा, अपनी मुद्रा, नापतोल व्यवस्था सब कुछ अलग होता था। इसलिए जब पूरे देश को एक साथ लाना था तो इसके लिए उन्होंने एक झंडा बनाया। और झंडा ही क्यों बनाया? क्योंकि जब लोग एक झंडे का अपना सम्मान करेंगे, एक पूरा देश एक झंडे का सम्मान करेगा, तो लोग एक दूसरे के साथ अपने प्रेम में बनते चले जाएंगे। ठीक, इसलिए इन्होंने झंडा बनाया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय रूप से शुरू हो गया। स्टेट जनरल जो था यह एक असेंबली थी जो इसका नाम बदलकर बाद में नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक, क्या किया था इसने? क्या करती थी? ये लोगों को चुनाव कराती थी। और ये चुनाव कैसे कराती थी? ये ऐसे कराती थी कि जब किसी टाइम पर इनका मन हुआ तो चुनाव हो गए और नहीं मन किया तो नहीं हुआ। लेकिन जब ये काम देश के में राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ, मतलब राष्ट्रवाद मतलब होता है जब लोग अपने देश के नाम पर एक साथ इकट्ठे हों और देश के बारे में सोचने लगे, क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक, और स्टेट जनरल का चुनाव होने लगा। स्टेट जनरल का चुनाव क्यों होने लगा? क्योंकि इसे डर था कि जो हमारी सभा है या जो असेंबली है इसको लोग फेंक देंगे। इसलिए इन्होंने सक्रिय रूप से चुनाव करना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। ठीक, इसे भी नोट कर लीजिएगा, नेशनल असेंबली रख दिया गया। किसका नाम बदलकर? स्टेट जनरल का नाम बदलकर। ठीक है, और क्या हुआ? शपथें ली गई, शहीदों का सम्मान हुआ। यह सब किस पर हुआ? राष्ट्र के नाम पर हुआ। शपथें ली गई मतलब देश के विषय में जो उस समय के महान नेता जो थे उन्होंने शपथ ली कि हम देश को ये करेंगे, हम देश को उन्नति के विकास पर लेके चलेंगे। शपथें ली गई, शहीदों का सम्मान हुआ। इन्होंने लोगों को जब इकट्ठा करना होता है तो उस देश की सांस्कृतिक, उसकी भाषा, उस जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह के आसपास के पर्यावरण के अनुसार सब चीज अपने प्रेम उसे चित्रकारी या कलाकार या उसे संगीत के द्वारा प्रदर्शित करते समय लोगों को काफी उत्साह होता है कि हम ऐसे हैं। उसी प्रकार उन्होंने क्या किया? राष्ट्र के नाम पर किया और शहीदों का सम्मान किया। शहीद मतलब उस समय जो 1789 की क्रांति थी उससे पहले जो भी क्रांति हुई होंगी या उस राष्ट्र के नाम पर जो लोग कुछ उभर कर आए होंगे उनको किसी ने मरवा दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, लेकिन जब उन्होंने इसका ये शहीदों का सम्मान किया तो
तो लोगों में काफ़ी इच्छा उठी कि हमारा देश ऐसा है, हमने ये भी किया था। नागरिकों के लिए समान कानून बनाया जाए। उन्होंने क्या किया, नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। इससे पहले क्या व्यवस्था थी, इससे पहले ये व्यवस्था थी कि अमीर जो लोग हैं वह केवल अमीर लोगों के लिए, अगर कोई अमीर और गरीब एक ही अपराध को करता है तो अमीर के लिए कुछ अलग सजा होगी और गरीब के लिए कुछ अलग सजा होगी। ठीक, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अमीर और गरीब दोनों के लिए एक ही समान व्यवस्था की जाए। ठीक है, इसने क्या क्या किया, आंतरिक कर समाप्त कर दिए। क्या कर दिया, आंतरिक कर समाप्त कर दिए। आंतरिक कर मतलब होता है किसी राज्य के अंदर जितने भी टैक्स लिए जाते हैं उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, भार मापने की समान व्यवस्था की जाए। इन्होंने कहा कि जो वजन नापतोल प्रणाली है उसको बराबर किया जाए। कहीं पर किसी का 1 किलो का बाट इतना बड़ा है तो कहीं पर इतना बड़ा है। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, एक समान व्यवस्था की जाए, एक समान नापतोल की व्यवस्था कर दी जाए। ठीक, आगे है, पेरिस में फ्रेंच राष्ट्रभाषा बनी थी। इसमें क्या है, पेरिस है अभी कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। ठीक, उसमें क्या था, फ्रेंच राष्ट्रभाषा बना दी गई। ये चाहते थे कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए। ठीक, इतना समझ में आया अभी आपको। इसने जो नेपोलियन था इसने क्या किया, ये जो काम फ्रांसीसी क्रांति के समय हो रहे थे, इतनी शक्ति के साथ ये काम हो रहे थे, उस समय एक भारी शक्ति काफी संख्या में उभर कर सामने आ रही थी। ठीक, उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके शासनकाल में कभी भी इसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे जनता को भलाई हो। 1-2 कार्य को छोड़कर इसने सभी कार्य विनाश के लिए किए थे। ठीक, और यह ऐसा व्यक्ति था, यह चाहता था कि अगर कोई काम है तो वह काम होगा। ठीक, इसने क्या किया, इसके बाद में देखिए, नेपोलियन ने राजतंत्र दोबारा चलाया। इन्होंने क्या चाहा, जो फ्रांस के लोग थे या राष्ट्र का जो विचार था, उन्होंने क्या चाहा, उन्होंने चाहा कि जो हम है वो स्वतंत्र हो जाए और लोकतंत्र हमारे यहाँ पर काम हो। ठीक, लेकिन नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने राजतंत्र को दोबारा से स्थापित कर दिया। इसने जन्म पर आधारित अधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन ने क्या किया था, इसने जो बच्चों को जन्म के समय पर जो अधिकार दिए जाते हैं या माता पिताओं को जो अधिकार दिए जाते हैं उसको इसने नष्ट कर दिया। अभी के समय में हम देखें तो गवर्नमेंट यानी हमारे भारत की जो भारत सरकार है, वह जन्म के समय पर उस परिवार में जहाँ पर बच्चे का जन्म हुआ है उसके पालन पोषण के लिए एक समय पर, एक गर्भवती होने पर उनको 3000 रुपये देती है। इसने जो व्यवस्था थी उस समय से यह व्यवस्था अभी भी चली आ रही है। उस समय पर क्या था, इसने ये व्यवस्था खत्म कर दी। आगे लिखा है, समान अधिकार दिलाए। क्या किया था, समान अधिकार दिला दिए। इसने जो यहाँ पर कुछ उसमें भी यही चाहा जा रहा था कि समान अधिकार दिए जाए। इसने भी क्या किया, समान अधिकार दे दिए। इसने ना कोई राजा होगा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, समान सबके लिए कानून बना दिए। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य को लिखिए, तो आप इन कार्य को सिंपल से लिख सकते हैं। ठीक, एक आध दो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे क्या, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कोई अमीर या हम कहें जागीरदार गरीब किसान की फसल को अपने पास ले ले और उसको उस फसल का कुछ हिस्सा भी ना दिया जाए। या फिर हम एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था कहें कि कोई खेती के लिए गरीब को खेत दे दे और उसकी फसल जो उगी है उसको खुद ले ले और गरीब को कुछ भी ना दे। ऐसी व्यवस्था सामंती व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद है, भूदासत्व जागीरदारों से मुक्ति दिलाई। भूदासत्व से सामंती, जागीरदार और भूदासत्व मतलब जो ये जमीन के जो मालिक होते हैं उन्हीं को भी भूदासत्व कहते हैं। ठीक, जो जागीरदार हैं उन्हें भी एक ही नाम से पुकारा जाता है। तो इसने क्या किया, जमीन के मालिकों से मुक्ति दिला दी, जागीरदारों से। और जो इसने जो काम किए, नियम बनाए, इनको 1804 ईस्वी में बनाया। कब बनाया, 1804 ईस्वी में इसने बनाया। इस समय को हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। किस संहिता के नाम से, नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। इसको भी काफी संख्या में पूछा गया। तो कब नेपोलियन संहिता कब की है, 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता मानी जाती है। ठीक, आगे है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण।
जो अब टॉपिक शुरू होता है कहाँ से, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण शुरू होता है। जो चैप्टर है उसी के नाम पर यह शुरू होता है। तो सुनिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब है जो यूरोप के जो देश थे, जो यूरोप है उसके जो देश थे, उसके अंदर के समय अंदर में क्या हो रहा था, राष्ट्र के प्रति प्रेम इकट्ठा हो रहा था। जब लोग राष्ट्र के नाम पर इकट्ठे होने लगे और देश के लिए कुछ करने की सोच है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, इसमें क्या है, हंगरी में आदि लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी भाषा बोलते थे, मैग्यार भाषा बोलते थे। और आधे जो लोग थे कुछ अन्य भाषा बोलते थे। ठीक है, गलीशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। कौन सी भाषा, पोलिश भाषा बोलता था। कहाँ पर, गलीशिया में। ठीक, तो कुलीन वर्ग थे, जमीन के मालिक थे। कौन थे, कुलीन वर्ग जमीन के मालिक थे। कुलीन वर्ग कौन होते हैं, कुलीन वर्ग ऐसे लोग होते हैं, ये हमारे लोग जो समाज है इनको 3 भागों में भाग किया गया है, मध्य वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक, अब ये कुलीन वर्ग जो है ये सबसे हाई क्वालिटी के लोग होते हैं। हाई क्वालिटी मतलब सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, इन्हें कहते हैं कुलीन वर्ग। ठीक है, इसके बाद है गांव में इन पर जायदाद और शहर में हवेली के मालिक हुआ करते थे। ठीक, कहाँ पर, गांव में जायदाद की, जमीन जायदाद, और शहर में हवेली के मालिक हुआ करते थे। और ये लोग जो थे, जो इनकी संख्या भी काफी कम थी। ठीक, ये लोग थे जो फ्रेंच भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या कर रखा था, ये संख्या में तो कम थे ही, इन्होंने एक दूसरे के यहाँ पर अपने वैवाहिक रूप से बंधन बनाए हुए थे। वैवाहिक रूप से मतलब किसी ने अपने यहाँ लड़का ब्याह रखा है, किसी ने अपने यहाँ लड़की की शादी करी हुई है, एक दूसरे के साथ संबंध में बंधे हुए थे। ठीक, और संख्या में कम होने के कारण ये ऐसा कर पाते थे। क्या, ये वही पॉइंट पर यहाँ लिखा है, संख्या में बहुत कम थे। ठीक है, आगे कृषकों की संख्या ज्यादा थी। कृषकों की संख्या ज्यादा थी मतलब हम, साफ सी बात है, जब अमीरों की संख्या कम है तो जो गरीब लोग हैं वो काफी संख्या में होंगे। गरीब कौन थे और ये पैसे वाले कौन थे, जो ये जो गरीब या हम कहें निम्न जाति के जो लोग थे, इनका काफी मात्रा में शोषण किया जा रहा था। अमीर लोगों के पास दिमाग था, इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और गरीबों के साथ शोषण करना शुरू कर दिया, इसलिए ये गरीब थे। ठीक, और क्या है, जैकोबिन के समय पर सभी मत दे सकते थे। तो जैकोबिन व्यवस्था है उस, सुनिएगा, जैकोबिन जो व्यवस्था थी, जैकोबिन के बारे में आपने 9th क्लास में काफी अच्छी डिटेल से पढ़ा होगा। ठीक, और यहाँ पर उसका कुछ संबंध में दिया गया है। जैकोबिन क्या था, यह ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी लोग वोट दे सकते थे। इसमें हमारे चैप्टर में इतना ही बताया गया है, अगर आपको चाहिए तो आप 9th की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, जैकोबिन के समय पर क्या था, ऐसे यहाँ पर सभी लोग वोट दे सकते थे, समान मत को दे सकते थे। ठीक, सभी के लिए वोट, या वह महिला हो या वह गरीब हो, सभी लोग दे सकते थे। ठीक, और ये जो 2 व्यवस्था थी नेपोलियन ने हटा दी। किसने हटा दी, नेपोलियन ने हटा दी। ठीक, इसमें हमने जानना है राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम, और ये जो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार, इसके बारे में हमने जान लिया। इसमें पढ़ा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ठीक, इसके बाद कुछ 1-2 टॉपिक और है, उसके बाद हम कुछ नया चैप्टर को नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक, तो चलो बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें है 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो महिलाएं थी, नेपोलियन ने जब ये वोट समता जो संहिता थी वोट देने की जो हटा दी, तो इसमें नेपोलियन के बाद जो कुछ महिलाएं सामने आई, उस जो नेपोलियन ने हटा दी, तो उसके बाद कुछ महिलाएं आई। कब आई थी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने अपने वोट के लिए या मत देने के लिए आवाज उठाई, और ये महिलाओं के द्वारा सबसे पहले आंदोलन हुआ। कौन सी सदी में, 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य में। और ये जो आवाज उठाई थी सबसे पहले उठाई थी लुई ओटो पीटर्स नाम की एक विदेशी महिला थी, इसने ये आवाज उठाई थी। इसने महिलाओं के वोट देने के लिए, या कहीं हम कर महिलाओं के हित में वोट देने के लिए इसने मांग उठाई थी। यह चाहती थी कि केवल पुरुष ही नहीं, हम महिला लोग भी वोट दें। ठीक, इसने किसने उठाई थी, लुई ओटो पीटर्स ने। ठीक, जर्मनी जो था, जर्मनी 39 राज्यों का महासंघ था। यह जर्मनी जो था 39 राज्यों में टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। तो जर्मनी है, इसका हम पुराने नाम की बात करें तो ये इसका पुराना नाम था प्रसा।
इस चैप्टर में आपको कई जगह पर सुनने के लिए मिलेगा। क्या था? प्रस्ताव कितने राज्यों में बटा हुआ था? 39 राज्यों में बटा हुआ था। और इसमें क्या था? सबकी अपनी नाप तौल व्यवस्था, मुद्रा, और कहें तो नाप तौल व्यवस्था, मुद्रा और नाप, कपड़े मापना और लीटर, जो भी कुछ नाप तौल की व्यवस्था थी। और क्या था? अपन उसकी प्रत्येक की मुद्रा, यानी कितने राज्य थे? 39 राज्य थे। नाप तौल व्यवस्था अलग थी, मुद्रा संख्या अलग थी। इसके सभी जो कार्य थे सब रूप से सब अलग थे। ठीक, यही मैंने नाम लिखा है। जो एक जगह है फ्रांस में जिसका नाम है हैम्सबर्ग और न्यूरेम्सबर्ग। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये कुछ दूरी होगी। यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए लोग जो व्यापार करते थे उनके 11 जगह शुल्क अवरोधक देना होता था। शुल्क अवरोधक मतलब उसको वहाँ पर कर देना होता था, टैक्स देना होता था। और ये जो था हर बार 5% दिया जाता था। कितने परसेंट? 5% दिया जाता था। और इसमें क्या था कि ये जो टैक्स लिया जाता था, यह तो एक नियत था। और अगर किसी व्यक्ति के वाहन में या जिसमें भी वो सामान लेके जा रहा है उसमें उसे 5% के अलावा भी टैक्स देना पड़ेगा। उस वह क्या था? वजन के अनुसार होता था। ठीक, कैसे समझ में आया? मान लीजिए यह जो मार्कर है इसका कीमत है 5 रुपये। ठीक, और मुझे ये 2 दिन रखने के लिए मुझे 5 रुपये देना है। और इसके अतिरिक्त अगर मैं और ज़्यादा दिन रखता हूँ तो उसके लिए मुझे 7 रुपये अलग से देने होंगे। ठीक, अब नियत कितना है? 5 रुपये तो मुझे देने ही है। और उसके अलावा कितने देने हैं? 7 और 5 12, एक दिन का 12 रुपये मुझे देना है। ठीक, इतना समझ में आया? और जो उस समय जो कपड़े मापने का जो स्केल था, क्या था? स्केल, उसका नाम था एले। क्या था? एले इसका नाम था। और आगे है उदारवाद। उदारवाद आपको इस चैप्टर में कई प्रकार के शब्द मिलेंगे जिनकी परिभाषाएं आपको जानना जरूरी है। यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है इसमें केवल अभी तक एक ही आया है, उदारवाद। ठीक, इसमें क्या है? उदारवाद मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जो कि समाज या फिर कहें राष्ट्र या पूरे संपूर्ण देश को स्वतंत्रता के लिए चाहते हैं। क्या चाहते हैं? समाज या तो राज्य या फिर पूरे ही देश को संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों को समूह को उदारवाद कहते हैं। ठीक है, आगे है, आगे टॉपिक में हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। हम कहानी को बढ़ाते हुए जानते हैं इसमें क्या है, उदारवाद किसे कहते हैं, और नेपोलियन ने जो काम किए तो उसको किसने समाप्त किया, वियना संधि क्या थी, इसमें हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या है उदारवाद? किसे कहते हैं? उदारवाद ऐसे लोगों का समूह होता है जो कि समाज में या पूरे देश की स्वतंत्रता को चाहते हैं। ऐसे लोगों को उदारवादी लोग कहते हैं। उदारवाद मतलब होता है, ये 2 शब्दों से बना है, उदार और वाद। इसमें जैसे राष्ट्रवाद था ना, राष्ट्र के प्रति प्रेम, उसी प्रकार ये जो उदारवाद के लोग हैं ये चाहते हैं कि जो देश के लोग हैं वो स्वतंत्र हो जाएं या समाज में स्वतंत्रता आ जाए या अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, और जॉलवेराइनेन में ज़्यादातर जर्मन राज्य थे। जो जॉलवेराइनेन था 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने क्या किया था? इसने व्यापार के संबंध में कुछ नियम कानून बनाए। जो पिछले जो लुई 16 के समय थे उसमें टैक्स ज़्यादा दिया जाता था। लेकिन जब 1834 में जॉलवेराइनेन जो नाम का संघ बना, इसने जॉलवेराइन व्यापारियों के लिए संघ बना था। ठीक, और इसने क्या किया था? इसने शुल्क अवरोधकों को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद है शुल्क अवरोधक समाप्त किए। इसके कार्य याद रखिए, शुल्क अवरोधकों को समाप्त कर दिया। ठीक, मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। कितनी कर दी? 2। इससे पहले 2 से ज्यादा थी क्या? हाँ, मुद्राओं की संख्या था 30। कितनी थी? 30 से संख्या थी। ठीक है, इसने 2 कर दिए, पहले 30 थी। ठीक, वही बात मैंने इधर लिखी है। 1815 में नेपोलियन का पतन हो गया। 1815 में नेपोलियन का पतन मतलब नेपोलियन जो 1804 में राजा बनकर एक समाज के लिए काफी जोश के साथ सामने उभरा था, एक नए रूप के साथ, वो 1815 में हार गया। और इसे हराने में किन देशों की मदद हुई थी? वो हुई थी ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन शक्तियों ने मिलकर ये इसने हराया। जो नेपोलियन था इसने कहा था कि अगर काम है तो वो होगा, इसके लिए कुछ भी असंभव शब्द नहीं था।
आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द या इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। उसी प्रकार इसने कहा था कि जब तक मैं हूँ, जब तक ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, इसने कहा था नेपोलियन ने। ठीक, आगे इसी कहानी को बढ़ाते हुए देखते हैं। वियना की संधि की मेजबानी ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ड्यूक मेटरनिख कौन था? इसके जैसे हम आगे वीडियो बनाएंगे उसमें सब पता चलता जाएगा, लेकिन अभी के लिए समझिए ये ऐसा व्यक्ति था कि इसको अपने मैटर होने के बाद, कुछ मैटर नहीं है उसके बाद भी दूसरों को मैटर में ये घुसना था। इसका नाम भी यही है, ड्यूक मेटरनिख। ठीक, तो वियना की संधि जो हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। क्यों हुई थी? जब जो नेपोलियन था ये हार गया था, लड़ाई में हार गया। हारने के बाद जो संधि होती है उस पर जो गलत कानून नियम बना दिए जाते हैं उस पर थोप दिए जाते हैं, जो व्यक्ति हार जाता है। सबसे पहले इसमें क्या चीज रखी जाती है? इसमें रखा जाता है कि जो तुमने लड़ाई की थी तुम हमें पैसा दो, जन की हानि हुई है हमें लोग दो, पैसे की हानि हुई है, जो फसलें हुई है, सब चीज का जो भी नुकसान होता है वो सब उस हारने वाले से ले लिया जाता है और उसका शासन भी खुद में मिला लिया जाता है। ठीक, और जो राजा होता है या तो उसे मरवा दिया जाता है या उससे अपने यहाँ गुलाम बना लिया जाता है। ठीक है, ये संधि ऐसी हुई थी। 1815 में वियना संधि हुई थी। कब हुई थी? 1815 में, याद रखिएगा। और इसने क्या किया था? जो संधि हुई थी इसने क्या किया था? नेपोलियन द्वारा किए गए सभी बदलावों को समाप्त कर दिया। नेपोलियन ने जो भी बदलाव किए थे उसको उसने हटा दिया। ठीक, नेपोलियन ने क्या किया था? सामंती व्यवस्था को हटा दिया था। ठीक, और जन्म पर आधारित कानून समाप्त कर दी थी। जो नेपोलियन ने अच्छे अच्छे कार्य किए। 1815 की जो संधि हुई थी वियना संधि, वियना संधि क्यों कहते हैं? यह क्योंकि यह एक स्थान है यूरोप में जहाँ पर उसका नाम है वियना, उसी के नाम पर इस संधि को रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? वियना इसके नाम को रख दिया गया है। ठीक, आगे क्या है? बुर्बो वंश द्वारा स्थापित किया गया। बुर्बो वंश जो था दोबारा से स्थापित कर दिया गया। नेपोलियन जब आया था इसने बुर्बो वंश को समाप्त कर दिया। जब समाप्त किया उस समय अंतिम राजा कौन था? उस समय था लुई सोलेवा। और ये किस वंश का था? बुर्बो वंश का था। ध्यान रखिएगा, किस वंश का था? बुर्बो वंश का यह राजा था। लेकिन जब ये राजा को, लुई सोलेवा को नेपोलियन ने हरा दिया और उसके बाद जब ये नेपोलियन अपने सत्ता में रहा, उसके बाद जब वियना संधि हुई उस समय बुर्बो वंश को दोबारा से स्थापित किया गया। जब स्थापित किया तो कौन राजा बना? उस समय बना था लुई 18वां। कौन बना था? लुई 18वां राजा बना था। ठीक, और इसने क्या किया था? फ्रांस की सीमा पर रोक लगा दी। इसने क्या किया? फ्रांस से पहले से ही काफी क्षेत्रफल में बढ़ा था। इस संधि ने क्या किया कि जो फ्रांस था इसके चारों तरफ सीमाएं लगवा दी। एक तरीका से कहें तो हम बॉर्डर लगवा दिया। ये इसलिए था कि अगर फ्रांस आगे भविष्य में तरक्की करता है या वो अपने क्षेत्रफल को बढ़ा नहीं ले, इसके बॉर्डर के अपने अंदर सीमित सीमा के क्षेत्र के अंदर ही रहे। ठीक, इसलिए इसको सीमा के फ्रांस की सीमा के तरफ या हम कहें बॉर्डर के चारों तरफ एक पाबंदी लगा दी थी या सीमा लगा दी थी। ठीक, नेपोलियन ने 39 राज्यों का महासंघ बनाया। ठीक, और सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन ने किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने की थी राइन संघ की। याद रख लीजिएगा, राइन संघ की। ठीक, और इसमें कितने संघ आते थे? इसमें 39 राज्य या हम कहें संघ थे। ठीक, कितने थे? 39 राज्य। 1815 में रूढ़िवाद स्थापित हुआ। रूढ़िवाद क्या होता है? ये ऐसे लोग होते हैं जो विकास को धीमी गति से चाहते हैं। कैसे? ये चाहते हैं कि विकास तो हो लेकिन वह काफी समय में हो, बहुत धीरे धीरे गति में वो विकास होने लगे, ये ऐसा चाहते हैं। ठीक, कौन चाहते हैं? रूढ़िवादी। और ये कब स्थापित हुआ दोबारा से? 1815 में। ठीक, इतना समझ में आया अभी आपको? अब समझिए कुछ परिभाषा मैंने इधर लिखी है। ठीक, सबसे पहले एक इधर है, इसको भी याद रखिएगा। उदारवाद क्या है? लोगों की स्वतंत्रता चाहना, या हम कहें कि एक समाज या एक क्षेत्र की स्थापना के बाद, स्थापना होने से पहले समाज के लिए स्वतंत्रता चाहना क्या कहलाता है? उदारवाद कहलाता है। ठीक, इसके बाद है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद क्या है? ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कोई भी एक व्यक्ति अगर शासन में आ जाता है और वह इस व्यवस्था को लागू कर देता है तो वह कभी भी अपने सत्ता में रहते हुए, मतलब नहीं कि अगर वह अपने शासन में है तो वो किसी भी अन्य दल को किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं मानेगा। समझिए, अगर कोई व्यक्ति सत्ता में है, अगर आप उससे कहते हैं कि तुम ये गलत काम कर रहे हो तो वो किसी की भी बातों को नहीं मानेगा, उससे कहते हैं निरंकुशवाद। ठीक,
इसके बाद आ जाता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, क्या है, ज़्यादातर लोग, परिभाषा के समझिए, एक मतदान की ऐसी प्रक्रिया जिसमें अगर कोई व्यक्ति या व्यक्ति विशेष, एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह किसी काम को करने से मना कर देता है तो वह काम होगा नहीं। अब समझिए, हमारे अमेरिका ने क्या दिया हुआ है, एक प्रकार की पावर दी हुई है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। यह अभी फिलहाल के देशों में 5 देशों के पास प्राप्त है। अगर कोई भी कहीं पर भी कुछ विकास कराना चाहता है तो क्या है, उन 5 में से सभी की मंजूरी होना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति, एक भी व्यक्ति मना कर देता है कि यह कार्य गलत है तो वह कार्य नहीं होगा। ठीक, आपने देखा होगा जब हम कुछ सरकारी काम या शहरों में बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं तो सरकार से परमिशन लेनी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। जनमत संग्रह क्या है? जब सभी लोगों का इकट्ठा करके किसी बात पर बहस की जाए या उनमें से कोई एक व्यक्ति विशेष मना कर देता है तो उसे कहते हैं जनमत संग्रह। जनमत संग्रह वोटों के लिए एक सभा का आयोजन करना। जनमत संग्रह समझ में आया अभी आपको? अर्नेस्ट रेनन, ये कौन थे? ये एक दार्शनिक थे और एक प्रकार से जो लोगों को सुझाव देने वाले थे। ठीक, कौन थे? अर्नेस्ट रेनन। ये हमारे देश के नहीं थे, ये थे विदेश के। कहाँ के थे? उस समय के हैं, ये फ्रांस में या यूरोप के देशों में ये घूमते हुए लोगों को दर्शन दे रहे थे। ये काफी दार्शनिक थे। इन्होंने एक राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी। किसकी परिभाषा दी थी? राष्ट्रवाद की। ठीक, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एक समान भाषा, समान नस्ल, समान जाति के आधार पर बना हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहता है? एक समान भाषा, एक समान धर्म, एक समान जाति के आधार पर बना हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है राष्ट्रवाद। ठीक, इतना समझ में आया? किसने कहा था? ये अर्नेस्ट रेनन ने। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। किसने कहा था? अर्नेस्ट रेनन ने। इसके बाद आती है कल्पना दर्श। कल्पना दर्श मतलब होता है एक प्रकार की ऐसी सोच रखना या उसका संभव होना असंभव है। आप सोचते हैं कि मैं सपने जागते हुए सपने देखते हैं कि मैं एक दिन यहाँ पृथ्वी के बाहर जाऊंगा और कुछ पृथ्वी के बाहर यानी अंतरिक्ष में कुछ भी करके वापस आ जाऊँ। एक ऐसे बिना पढ़े लिखे होकर सोचना आपके लिए केवल कल्पना दर्श है। आप सोचते हैं मैं ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा। बिना पढ़े हुए करना सब कुछ असंभव है। ऐसी ही सोच को क्या कहते हैं? कल्पना दर्श। अभी परिभाषा के रूप में समझिएगा, एक प्रकार से ऐसी समाज की कल्पना करना जिसके सपनों का इनकार होना। यहाँ पर समाज का क्या मतलब है? यहाँ पर समाज का मतलब है जो राष्ट्रवाद हो रहा था उस समय। क्यों ऐसी सोच क्यों रखी गई लोगों की? क्योंकि जो राजा थे, जो व्यान संधि थी, नेपोलियन था। नेपोलियन ने ऐसा नहीं कि सभी कार्य अच्छे किए हों, उसने बहुत सारे गलत भी कार्य किए थे। ठीक, क्या था? कल्पना। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका संभव होना या उसके सपनों का साकार होना लगभग असंभव है। तो ठीक है दोस्तों, अभी का ये वीडियो हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ के भूत के साथ।